तो जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुका है और जावास्क्रिप्ट के जो भी लेक्चर्स थे वो मैंने आपको भेजे थे व्हाट्सएप पे। 5 लेक्चर्स मैंने एक बार भेजे थे और 1 लेक्चर मैंने कल लास्ट भेजा है। तो जावास्क्रिप्ट हमारा वहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को जो स्टार्ट करना है वो है डेटाबेस। तो डेटाबेस के बारे में पहले समझ लेते हैं, और जावास्क्रिप्ट में यदि किसी को कोई डाउट बचा है तो वो बता सकता है, पूछ सकता है कि कोई चीज़ अगर कैसे होनी है, कैसे काम करती है, या कोई चीज़ अभी बन नहीं पाई आपसे। मैंने एक पीडीएफ भेजा है जिसमें आपको मैंने जावास्क्रिप्ट के असाइनमेंट भी भेजे हैं। वो असाइनमेंट पूरे करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए जावास्क्रिप्ट की। अगर आप सारे असाइनमेंट बना लेते हैं तो ये समझिए कि आपको ज़रूरी जितना होता है उतना पूरा जावास्क्रिप्ट आ गया है। इसके अलावा आपको असाइनमेंट बना करके सेंड भी कीजिए, सबमिट भी होंगे ट्रेनिंग के एंड होने से पहले। बेसिकली क्या है कि जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने अभी बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट पढ़ा है। इसके आगे जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे कि jQuery सुना होगा आपने, या AngularJS सुना होगा आपने शायद। तो वो फ्रेमवर्क्स आगे पढ़े जाते हैं, एडवांस ट्रेनिंग का पार्ट है वो, तो वो अभी नहीं पढ़े जाते हैं। तो अभी क्या है कि हमारा सी लैंग्वेज हम लोगों ने पढ़ लिया है, HTML पढ़ लिया है, CSS पढ़ लिया है, बूटस्ट्रैप पढ़ लिया है और जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया है। अब जो है जो स्टार्ट हो रहा है वो है डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में ज़रा समझिए। ठीक है, तो डेटाबेस स्टार्ट करना हम लोगों को। तो जब भी हम कोई वेब एप्लीकेशन या ऐप बनाते हैं, मैं किसी भी तरह के एक एप्लीकेशन की बात करूं, वेबसाइट की बात करूं, या कोई भी एप्लीकेशन की बात करूं, तो जो भी वेब एप्लीकेशन होता है, वेबसाइट होता है या मोबाइल एप्लीकेशन होता है, आज की डेट में जितने भी एप्लीकेशन हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज में किसी न किसी तरीके से डेटा को स्टोर किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें डेटाबेस चाहिए होता है। तो मान लीजिए, जस्ट इमेजिन अगर आप व्हाट्सएप ही यूज़ कर रहे हैं, किसी को मैसेज कर रहे हैं, तो वो मैसेज कहीं ना कहीं स्टोर हो रहे हैं। आप कोई भी ऐप चला रहे हैं, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं जा कर के वो स्टोर हो रही है। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे? पॉइंट ये है कि डेटा को स्टोर करने के लिए, टू स्टोर डेटा, हम लोग जो डेटाबेस का यूज करेंगे उसका यूज यही होगा कि स्टोर करने के लिए डेटा को या इन्फॉर्मेशन को। अब डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर होता है? डेटाबेस एक कंटेनर की तरह होता है, डेटाबेस एक बॉक्स की तरह होता है, कंटेनर की तरह होता है, जिस कंटेनर के अंदर हम लोग टेबल्स बनाते हैं। यहाँ पे डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए आप किसी भी तरह के डेटाबेस की बात कर लें, जैसे व्हाट्सएप हो गया। व्हाट्सएप का एक डेटाबेस होगा जहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नाम का टेबल होगा, जिसके अंदर जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे स्टोर हो रहे हैं। वहाँ पर एक मैसेज नाम की टेबल होगी जहाँ आपके सारे मैसेज स्टोर हो रहे हैं। वहाँ एक वॉइस कॉल नाम की टेबल होगी या कॉल्स नाम की टेबल होगी जिसके अंदर आपकी कॉलिंग हिस्ट्री स्टोर होती है। तो इस तरीके से एक मोबाइल में हो, चाहे कोई एप्लीकेशन में हो, इंटरनेट पे हो, तो वहाँ पर भी डेटाबेस होता है, टेबल्स होते हैं। जैसे मान लो एक ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट है, तो ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट में एक प्रोडक्ट नाम की टेबल होती है जिसके अंदर सारे प्रोडक्ट स्टोर किए जाते हैं और उसके अंदर प्रोडक्ट के अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। फिर जैसे कि वहाँ पे
कस्टमर्स नाम की एक टेबल होती है जिसके अंदर जितने भी लोग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, लॉगिन करते हैं और शॉपिंग करते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। फिर वहाँ पे एक ऑर्डर्स नाम की टेबल होती है जिसके अंदर जब आप कोई सामान का, कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर करते हैं तो वो ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन वहाँ स्टोर होती है। ये प्रोसेस होता है एक डेटाबेस का। तो डेटाबेस का पर्पस क्या है? डेटाबेस का पर्पस है किसी भी डेटा को स्टोर करना। जनरली हम लोग डेटा को टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही स्टोर करते हैं, ठीक है ना। डेटा को हम लोग टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही स्टोर करते हैं। अब डेटाबेस में आगे अगली चीज़ ये है कि डेटाबेस का प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया कि क्या करना होता है। करना क्या है कि अगर हमें कुछ स्टोर करना है, मान लो 10 लोग हैं, 10 लोगों का डेटा स्टोर करना है, तो वो 10 लोगों का डेटा स्टोर करने के लिए एक डेटाबेस चाहिए, एक टेबल चाहिए, जिस टेबल के अंदर हम सभी 10 लोगों का डेटा स्टोर कर देंगे। अब टेबल जो होती है, टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं, रोज़ होते हैं, तो वहाँ पे कॉलम्स बनाए जाते हैं कि नेम, ईमेल, मोबाइल, फ़ोन नंबर या रोल नंबर या कॉलेज नेम, ऐसे करके कॉलम बनाए जाते हैं और जिन कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग डेटा स्टोर किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास हमें कुछ 10 स्टूडेंट हैं, उनका डेटाबेस बनाना है, तो मैंने एक कॉलेज नाम का डेटाबेस बनाया जिसके अंदर स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई और स्टूडेंट टेबल के अंदर मैंने दिया नेम, ब्रांच, ईयर, मोबाइल, रोल नंबर, इस तरह के मैंने जो है डेट ऑफ बर्थ, इस तरह के स्टूडेंट टेबल के अंदर कॉलम बनाए जाते हैं। तो ये क्या है? ये डेटाबेस है। ये क्या है? ये टेबल है। ये सब क्या है? ये कॉलम है या फील्ड है ये, ठीक है। आप इसको कुछ भी कहिए। तो ये सारे कॉलम्स हैं या फील्ड्स हैं जिनके करस्पॉन्डिंग डेटा डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। तो ये तो एक पर्सपेक्टिव हो गया। अब इसी तरह से हम कितने भी डेटा को डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, कितने भी टेबल बना सकते हैं। अब यहाँ पर मार्केट में बहुत सारे डेटाबेस अवेलेबल हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इन्हें कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब होता है यहाँ पे कि एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब DBMS। यहाँ पे कई तरह के DBMS अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर लाइक एग्जांपल के लिए MySQL अवेलेबल होता है, MS SQL अवेलेबल है, Oracle अवेलेबल है, या ऐसे ही बहुत सारे NoSQL अवेलेबल है, SQLite अवेलेबल है। ऐसे बहुत सारे डेटाबेस अवेलेबल है यहाँ पे। MongoDB अवेलेबल है, MariaDB अवेलेबल है। ऐसे कई सारे डेटाबेस अवेलेबल हैं। ये सब सॉफ्टवेयर्स हैं। सभी सॉफ्टवेयर्स के अंदर डेटाबेस स्टोर होता है। सभी सॉफ्टवेयर के अंदर डेटाबेस बनाया जाता है, उनके अंदर टेबल्स बनाए जाते हैं, उनके अंदर जो है डेटा को स्टोर किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक रेगुलर लाइफ का एग्जांपल, तो जो एक्सेल होता है और एक्सेस होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये भी एक तरह के डेटाबेस हैं जिनके अंदर हम लोग रो और कॉलम के फॉर्मेट में डेटा को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे होते हैं। तो ये भी एक तरह के डेटाबेस है, ठीक है। इनमें भी हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, इनमें भी हम लोग डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इनमें भी हम डेटा को मॉनिटर कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ भी होती हैं। तो ये हो गया। अब बात आती है हम लोग को क्या सीखना है। हम लोग शुरुआत करेंगे MySQL सीखने से। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यही डेटाबेस है। अच्छा, अलग अलग लैंग्वेज के साथ थोड़े बहुत डेटाबेस के सॉफ्टवेयर बदल जाते हैं। जैसे ज़्यादातर MySQL इस्तेमाल होता है, PHP के साथ MySQL यूज होता है, पाइथन के साथ MySQL यूज होता है, जावा के साथ भी MySQL यूज होता है, .NET के साथ में MS SQL यूज होता है।
इसके अलावा एंड्रॉयड के साथ में SQLite इस्तेमाल होता है, Node.js के साथ में MongoDB इस्तेमाल होता है। बाकी के जो सारे डेटाबेस की अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे डेटाबेस सभी लैंग्वेज के साथ काम कर सकते हैं। मतलब हर लैंग्वेज में MySQL भी चल जाएगा, MS SQL भी चल जाएगा, हर लैंग्वेज में Oracle भी चल जाएगा, NoSQL भी चल जाएगा, MySQLite भी चल जाएगा। मतलब हर एक लैंग्वेज में सारे डेटाबेस सपोर्टेड होते हैं, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्टेड होते हैं। तो एक तरीके से क्या होता है कि हम लोग जो डेटाबेस हमारा होता है उसके अंदर हम लोग कौन सा डेटाबेस चूज कर रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंपनीज़ के द्वारा बनाए गए अलग अलग डेटाबेस हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, बहुत बेसिक सा, लेकिन हम कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने एक डेटाबेस पढ़ लिया तो हम लोग सारे डेटाबेस को पढ़ सकते हैं। तो ये तो बात हो गई डेटाबेस की। अब डेटाबेस पे काम करने के लिए हमें एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होता है, SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हम लोग को यही लैंग्वेज सीखनी है। जैसे C लैंग्वेज है, HTML लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, ऐसे ही ये भी एक लैंग्वेज है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो लैंग्वेज है इसका हम लोग यूज करेंगे और इस लैंग्वेज का यूज करके हम लोग डेटाबेस के ऑपरेशंस को सीखेंगे। तो जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है इसका मतलब यही है कि हमें अपने डेटाबेस को मैनिपुलेट करना हो, डेटाबेस में कोई काम करना हो, तो हम लोग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ये लैंग्वेज कलेक्शन ऑफ क्वेरीज़ है, कलेक्शन ऑफ कि किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं इसके अंदर है, या किस तरीके से हम लोग जो है डेटा को स्टोर कर सकते हैं, कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे अपडेट कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे नया टेबल बनाया जाता है। ये सारा जो प्रोसेस होता है ये SQL के अंदर स्टोर्ड होता है। अब SQL के अंदर कमांड्स होते हैं, कमांड्स कह लो या क्वेरीज़ कह लो, ठीक है। क्वेरीज़ होते हैं लाइक इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड। तो यहाँ पे 3 तरह के कमांड हैं जो कि यहाँ पे काम करते हैं। एक होता है DDL, एक होता है DML और एक होता है DCL। DDL मतलब डेटा डेफिनीशन लैंग्वेज, DML मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो हमें अपने डेटाबेस में जब कोई डेफिनीशन देनी होती है तो हमारे पास क्रिएट नाम की एक कमांड है, एक ड्रॉप नाम की कमांड है, एक ट्रंकेट नाम की कमांड है। इन कमांड से हम लोग डेटाबेस में डेफिनीशन देते हैं। डेटाबेस की डेफिनीशन मतलब डेटाबेस को क्रिएट करना, डेटाबेस को डिलीट करना, टेबल को क्रिएट करना, टेबल को डिलीट करना, टेबल को ट्रंकेट करना मतलब एम्प्टी करना। अभी सबके मीनिंग अलग से समझाएंगे हम यूज करके भी। फिर DML होता है जिसमें हम लोग डेटा मैनिपुलेशन करते हैं, मतलब डेटाबेस बन चुका है, टेबल बन चुकी है, अब इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, उसके लिए इंसर्ट नाम की कमांड होती है। हाँ बेटा, हाँ DQL DCL होता है बेटा। यहाँ पे DCL होता है, DDL, DML, DCL 3 कैटेगरी में कमांड को डिवाइड किया गया है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर डेटाबेस में आपने पढ़ा हो, हम SQL पढ़ रहे हैं और SQL जो होती है ना वो मैक्सिमम में कॉमन लैंग्वेज है। फिर बाद में कई तरह की और SQL लैंग्वेज बनाई गई हैं, लाइक पोस्ट SQL लैंग्वेज बनाई गई है एक, तो उसमें हो सकता है आपने कहीं पढ़ लिया हो। लेकिन SQL लैंग्वेज में 3 कैटेगरी में डेटाबेस को बांटा गया है, कमांड को बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ बताओ। हो सकता है किसी इन्हीं में से किसी को किसी दूसरे शब्द से लिखा गया हो, ऐसा नहीं होता है। मतलब मेरी बात समझने की कोशिश करो। जैसे हो सकता है DML या DCL को ही DQL की तरह पढ़ा जा रहा हो किसी वेबसाइट पे या किसी किताब में, या आपने जहाँ पढ़ा हो। तो जहाँ तक हमने पढ़ा है यही होता है, ठीक, जो हम बता रहे हैं आपको पिछले टाइम से। तो यहाँ पे जो DML है, DML का मतलब होता है
कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब कि जहाँ पे हम लोग डेटा बेस बन चुका होता है, टेबल बन चुकी होती है और उसके अंदर हम लोग कोई डेटा मान लो इंसर्ट करना है, सेव करना है, तो इंसर्ट नाम की एक कमांड होती है। कोई डेटा को अपडेट करना है तो अपडेट नाम की कमांड होती है। कोई डेटा को डिलीट करना है तो डिलीट नाम की कमांड होती है। और कोई डेटा को सेलेक्ट करना है, मतलब देखना है, तो सेलेक्ट नाम की कमांड होती है। फिर अगर DCL की बात करें, जो डेटाबेस को कंट्रोल करती हैं लैंग्वेज कुछ कमांड। अच्छा, जो इम्पॉर्टेंट कमांड है हम यहाँ पे वही समझ रहे हैं, सारी कमांड हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ग्रांट नाम की कमांड होती है, एक रिवोक नाम की कमांड होती है। जो ग्रांट क्या करता है, किसी यूज़र को किसी डेटाबेस का एक्सेस देता है, और रिवोक क्या करता है, किसी यूज़र से डेटाबेस का एक्सेस वापस ले लेता है। जैसे एक यूज़र है, डेटाबेस में क्या होंगे, यूज़र्स होंगे। लाइक जैसे एक सॉफ्टवेयर है, उसका एक यूज़र है, तो वो यूज़र उसके अंदर क्या क्या कर सकता है ये तय होता है DCL से। जैसे कि वो यूज़र डेटाबेस में डेटा रीड कर सकता है, या अपडेट भी कर सकता है, या डिलीट भी कर सकता है, या नहीं कर सकता है, ये तय होता है ग्रांट से। हम लोग यूज़र को परमिशंस ग्रांट करते हैं, तो हमने यूज़र को परमिशन ग्रांट की कि जो है ये डेटा को डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। और मान लो उसको हमने इंसर्ट करने की जो परमिशन है वो ग्रांट नहीं की, तो वो डेटाबेस को इंसर्ट नहीं कर सकता। या फिर हम जब चाहें पुरानी परमिशन रिवोक करना चाहें, वापस लेना चाहें, मतलब रिमूव करना चाहें, तो रिवोक कमांड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जनरली हमें इतनी कमांड्स को पढ़ना है, तो ये कमांड्स बहुत बेसिक हैं, इनको हम लोग पढ़ सकते हैं। अब हम लोग MySQL को यूज़ करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जैम्प नाम का, ठीक है, XAMPP। इसमें क्या होता है, इसमें कई सारी लैंग्वेज का और सर्वर का कलेक्शन है। इसे जैम्प सर्वर कहते हैं। जैम्प सर्वर मतलब X का मतलब होता है, X का मतलब क्रॉस अपाचे, MySQL, PHP, पर्ल, ये होता है X फॉर क्रॉस, अपाचे का A, MySQL का M, PHP का P और पर्ल का P। ये अगर आप ये जैम्प सर्वर नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप में, तो आपके लैपटॉप में एक क्रॉस ब्राउज़र, मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब आप चाहे विंडोज़ यूज़ करते हैं, या लाइनक्स यूज़ करते हैं, या मैकिन्टोश यूज़ करते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इस जैम्प को इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर उसके अंदर अपाचे नाम का एक सर्वर होता है, MySQL डेटाबेस होता है, PHP लैंग्वेज का सपोर्ट होता है, और पर्ल लैंग्वेज का सपोर्ट होता है। तो हम लोगों को यहाँ पे MySQL से मतलब है, इसलिए हम लोग जो है जैम्प सर्वर को यूज़ करेंगे। अब जैम्प सर्वर कहाँ से कैसे इंस्टॉल होगा, तो देख लीजिए एक बार। गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे जैम्प। जैसे ही जैम्प आप लिखेंगे, आपके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी। पहले ही लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिख के आ रहा है कि डाउनलोड फॉर विंडोज़, फॉर लाइनक्स, फॉर OS X, मतलब कि मैकिन्टोश के लिए। तो सभी के लिए आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और यूज करके जो है इसको डेटाबेस वगैरह का काम इसमें कर सकते हैं हम लोग हैं। मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है। आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। सिंपली डाउनलोड करने के बाद में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के स्टेप सारे बहुत सिंपल हैं। लाइक आपका सॉफ्टवेयर जब डाउनलोड हो जाएगा तो रन कराओगे आप सेटअप फाइल, और इंस्टॉल करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। लाइक नेक्स्ट 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 और फिनिश वाला ही प्रोसेस है। कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसके लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़े, ठीक है। तो ये बेसिक है, बेसिक क्राइटेरिया है कि इस तरीके से जो है हम लोग काम करेंगे। तो हमें क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, एक जैम्प सॉफ्टवेयर चाहिए, बाकी कोई सॉफ्टवेयर अभी नहीं चाहिए हमें। जैम्प सॉफ्टवेयर के अंदर MySQL मिल जाएगा हमें, और MySQL में हम लोग ये यूज़ कर लेंगे। MySQL को यूज़ करने के लिए या हर डेटाबेस को यूज़ करने के लिए दो इंटरफेस होते हैं। एक इंटरफेस को कहते हैं हम लोग हैं GUI, और एक इंटरफेस को हम लोग कहते हैं CUI, मतलब कमांड यूज़र इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसमें क्या होता है कि जब हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बात कर रहे होते हैं, वहाँ पर हमें जब हम लोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को ये नहीं करना होता है
की जो है कमांड लिखने पड़े या क्वेरी लिखने पड़े। वहाँ पे साफ साफ बटन्स दिए होते हैं, वहाँ पे साफ साफ डिटेल्स दी हुई होती हैं और हम उन पर क्लिक करके प्रोसेस कर सकते हैं और आगे बढ़ के अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और डेटाबेस में टेबल बना सकते हैं। बट जब हम कमांड यूज़र इंटरफेस की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें कमांड लिखने होते हैं। अगर एक एग्जांपल के कमांड की बात करूँ तो जैसे कि सेलेक्ट कमांड का एक एग्जांपल दें तो लाइक अगर डेटाबेस में टेबल है एक और टेबल से डेटा सेलेक्ट करना है तो लिखा जाएगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम। ये एक एग्जांपल है। तो ऐसे कमांड लिखे जाते हैं, इसे कमांड यूज़र इंटरफेस कहा जाता है। और इसके बाद में लाइक क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम, ठीक है ना, क्रिएट डेटाबेस का नाम। एक मिनट अब हाँ, तो इस तरह से कमांड लिखे जाते हैं। तो हम लोग दोनों इंटरफेस को समझेंगे और कमांड लिख कर के भी काम करना सीखेंगे और बिना कमांड लिखे भी काम करना सीखेंगे डेटाबेस में। तो डेटाबेस में जो बेसिक चीज़ें हैं, सबसे पहले आपको जैम्प सर्वर इंस्टॉल कर लेना है। मेरे लैपटॉप में जैम्प सर्वर इंस्टॉल्ड है। ये जैम्प सर्वर मेरे लैपटॉप में ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा अभी देखिएगा, अभी ओपन हो रहा है। आपके लैपटॉप में हो सकता है थोड़ा सा अलग दिखे। आपके लैपटॉप में भी चीज़ें यही होंगी कि हाँ वहाँ पे अपाचे सर्वर होगा, वहाँ पे माइस्क्यूएल डेटाबेस होगा। जब आपका जैम्प सर्वर ओपन होगा तो आप जैम्प सर्वर को ओपन करके माइस्क्यूएल को स्टार्ट करेंगे और अपाचे को स्टार्ट करेंगे। इन दो चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, आपको वहाँ पे दिखाई देगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें जैम्प सर्वर आपके में कैसा दिखाई देगा, तो एक मैं इमेज निकाल देता हूँ आपके लिए। जैम्प सर्वर तो आपको दिखाई देगा, ये देखिए। जब आप अपने लैपटॉप में जैम्प सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो आपको जैम्प सर्वर का सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा दिखाई देगा, जिसमें यहाँ लिखा होगा कि अपाचे और यहाँ लिखा होगा माइस्क्यूएल। इन दोनों के सामने स्टार्ट नाम की बटन आ रही होगी। बस आपको यही यूज़ करना है, दोनों को स्टार्ट कर देना है। जैसे ही स्टार्ट करोगे यहाँ पर ये ग्रीन बन के आ जाएगा, मतलब कि स्टार्ट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने जैम्प को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में इंस्टॉल करके उसको ओपन करके सर्वर को स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। सर्वर को स्टार्ट कर लेना है और सर्वर को जब स्टार्ट आप कर लोगे तब हम लोग काम कर सकते हैं। अब हम लोग हर एक कमांड के बारे में समझेंगे आगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक कमांड। तो ये बेसिक प्रोसेस था, बेसिक स्ट्रक्चर थी डेटाबेस को लेकर के। अब अगर हम लोग एक एक करके चीज़ें आगे बढ़ाएं तो कई तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं जैम्प पे। पहले हम GUI वाला दिखा देते हैं। GUI वाले में क्या होता है कि हम यहाँ पर लिखते हैं लोकल होस्ट, अपने ब्राउज़र पे आते हैं। पहले तो ध्यान रहे मेरी बात का कि पहले आपको जैम्प इंस्टॉल करना है और जैम्प इंस्टॉल करने के बाद में आपको अपने लैपटॉप में जैम्प को ओपन करना है और ओपन करके उसमें अपाचे नाम का सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना है, अपाचे नाम का सर्वर स्टार्ट करना है और उसके अलावा आपको जो है एक और स्टार्ट करना है माइस्क्यूएल, जो मैंने अभी दिखाया था आपको। ये आपको ये दो चीज़ें स्टार्ट करनी है, ये अपाचे और माइस्क्यूएल। जब आप ये अपाचे और माइस्क्यूएल स्टार्ट कर लेंगे तब आपको अपने क्रोम पे आना है या ब्राउज़र पे आना है। यहाँ लिखना है लोकल होस्ट /php my admin, लोकल होस्ट /php my admin, इस तरह लिखना है आपको। ठीक है, जो ये ओपन हुआ है अभी यही है माइस्क्यूएल डेटाबेस। ठीक है, तो आपको लिखना होता है ऊपर लोकल होस्ट /php my admin।
ये लिखने से आपका जो है टू ओपन GUI इंटरफेस, ठीक है ना, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ओपन करने के लिए आप इसका यूज करेंगे। अपने ब्राउज़र पे लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश इस तरह से लिंक PHP my admin। लेकिन ध्यान रहे ये लिंक तभी काम करेगी जब आपका सॉफ्टवेयर जो जैम्प है उसका अपाचे और MySQL स्टार्टेड होगा। वो स्टार्ट होना चाहिए, मतलब कि जब आपका लैपटॉप, जब भी आप रिस्टार्ट करोगे, जब भी आप अपना लैपटॉप स्विच ऑफ करके शट डाउन करके ओपन करोगे तो अपाचे और MySQL ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाते हैं। उनको जो है एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा, जहाँ से अभी मैंने एक इमेज दिखाई थी उस तरीके से। ठीक है, तो उस तरीके से जब आपका वो स्टार्ट होगा तभी ये ओपन होगा। अगर स्टार्ट नहीं है तो ये नॉट फाउंड लिख करके आएगा, या फिर प्रॉब्लम इन लोडिंग पेज ऐसे करके आएगा लिख करके। मैं अभी दिखाता हूँ वो भी। जैसे मैंने जो है जैम्प को अपने स्टॉप किया, जैम्प को स्टॉप कर रहा हूँ मैं। जैम्प मैंने ओपन किया और मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारा लोकल होस्ट था और मैं यहाँ से जो है जैम्प को स्टॉप करता हूँ। कैसे? सर्वर्स में अपाचे स्टॉप किया और MySQL को भी स्टॉप कर दिया। ये रेड हो गए, स्टॉप हो गया, मतलब अभी नहीं, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं लोकल होस्ट लिखूँगा तो आपको ऐसा दिखाएगा अनेबल टू कनेक्ट, या फिर अगर आप क्रोम पे ओपन करोगे तो कुछ ऐसा दिखाएगा। ये देखिए द साइट कांट रीच्ड, ठीक है। लेकिन आप और लोकल होस्ट स्लैश PHP my admin लिखोगे तब भी वही दिखाएगा। तो ये काम नहीं करेगा, तभी काम करेगा जब आपका ये अपाचे सर्वर स्टार्ट होगा। यहाँ थोड़ा लुक अलग है सॉफ्टवेयर का मेरे लैपटॉप में, मैक में, लेकिन आपके लैपटॉप में वो लुक आएगा जो मैंने दिखा दिया। जिनके पास मैक होगा उनके में भी ऐसा ही लुक आएगा, तो वो लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। आगे देखिए, अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे MySQL को भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये है हमारा अभी सॉफ्टवेयर, जहाँ पे अगर हम अभी दोबारा लिखें लोकल होस्ट स्लैश PHP my admin, तो ये देखिए हमारा ओपन हो गया। ये है हमारा GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जहाँ पर हम लोग अपने बिना कमांड लिखे डायरेक्टली काम कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, तो यहाँ पे क्या करना है, अभी हम लोग GUI में काम कर रहे हैं। यहाँ पर डेटाबेसेस पे जाना है और डेटाबेसेस में जाकर के डेटाबेस का नाम पास करना है। जैसे कि हमने डेटाबेस का नाम यहाँ पे देखो साफ साफ क्या आ रहा है, क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस में हमने डेटाबेस का नाम पास किया, हमने लिखा डेटाबेस का नाम लाइक माई कॉलेज नाम का मैंने डेटाबेस क्रिएट किया। तो ये देखो साइड में डेटाबेस आ गया माई कॉलेज नाम का, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है माई कॉलेज नाम का डेटाबेस आ गया, जिसके अंदर कह रहा है नो टेबल फाउंड इन डेटाबेस।
अभी आप कहाँ पे हैं ये दिखा रहा है। अभी आप लोकल होस्ट के अंदर माई कॉलेज नाम के डेटाबेस पे हैं। अगर आप लोकल होस्ट के अंदर माई कॉलेज नाम के डेटाबेस पे हैं तो यहाँ से अब आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल क्रिएट करके टेबल के अंदर डेटा को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और टेबल को क्रिएट करके उसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करना होता है। जैसे कि हम लोग टेबल का नाम हमने दिया यहाँ पे लाइक स्टूडेंट्स नाम की मैंने टेबल बनाई जिसके अंदर अभी 5 कॉलम बनाते हैं और गो पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये आ रहा है कॉलम का नाम मैंने दिया लाइक नेम अभी के लिए, ईमेल, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, मैंने इतने कॉलम के नाम दिए। यहाँ डेटा टाइप पूछ रहा है, इंट देना है या स्ट्रिंग देना है। इंट के लिए इंट होता है लेकिन स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे वैरकैर यूज होता है। ठीक है, तो नेम तो वैरकैर रहेगा, ईमेल भी स्ट्रिंग रहेगी, मोबाइल आप चाहो तो इंट लो वरना स्ट्रिंग भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वैरकैर रहेगा, रोल नंबर भी चाहो तो इंट लो, चाहो तो स्ट्रिंग लो। स्ट्रिंग का मतलब वैरकैर, ध्यान रखना यहाँ पे स्ट्रिंग का मतलब है यहाँ पे वैरकैर, और स्ट्रिंग का मतलब कैरेक्टर्स को स्टोर करना, मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्टोर करना। आप मोबाइल के लिए चाहो तो इंट ले सकते हो, लेकिन ध्यान रहे इंट में ज़्यादा बड़ी संख्या आप स्टोर कर नहीं सकते, इसलिए जो है आप मोबाइल के लिए या ऐसी चीज़ों के लिए हमेशा वैरकैर का यूज़ करें। जहाँ पर आपको जिस डेटा पे आपको परफॉर्म करना हो कोई अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इंटीजर चाहिए होगा, लेकिन जब हमें अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग वाला वैरकैर ले लेते हैं। फिर लेंथ बताई जाती है कि नेम कितने कैरेक्टर का होगा मैक्सिमम, तो मैंने कहा 50 कैरेक्टर का, ईमेल आईडी मैंने कहा 50 कैरेक्टर, मोबाइल नंबर मैंने कहा 15 मैक्सिमम, डेट ऑफ बर्थ मैंने कहा 20 मैक्सिमम, रोल नंबर मैंने कहा 10। तो इस तरीके से आप अपने अपने हिसाब से साइज ले सकते हैं। साइज का मतलब, लेंथ का मतलब, वैल्यू का मतलब, ये जो लिखा हुआ ऊपर इसका मतलब है कि कितने कैरेक्टर्स लेने हैं। नेम में कितने कैरेक्टर रहेंगे, ईमेल में कितने कैरेक्टर रहेंगे, मोबाइल में कितने कैरेक्टर रहेंगे, मैक्सिमम, मिनिमम इससे कम हो सकते हैं। फिर आप बस ये टेबल बनाने में इतना ही करना होगा आपको, नेम वैरकैर 50, ईमेल वैरकैर 50, मोबाइल वैरकैर 15, DOB वैरकैर 20, रोल नंबर वैरकैर 10, और नीचे जो है सेव बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमारी टेबल बन करके तैयार है। मतलब अगर आप लोकल होस्ट पे जाएं, लोकल होस्ट में डेटाबेस पे जाएं, डेटाबेस में अब नया नहीं बनाना है, पुराना डेटाबेस जो हमने बना लिया माई कॉलेज नाम का ये रहा, उसके अंदर जाएं तो इसके अंदर देखो स्टूडेंट्स नाम की एक टेबल दिखाई दे रही है। ये टेबल है, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट के अंदर गए, यहाँ नेम, ईमेल, मोबाइल, DOB, रोल नंबर ये दिखा रहा है कि ये आपका है कॉलम्स का नाम। यहाँ स्ट्रक्चर में जाओगे कौन सा कॉलम किस डेटा टाइप का है, कितने साइज का है, सब दिखा रहा है। ईमेल वैरकैर 50 है, मोबाइल वैरकैर 15 है, ये पूरा प्रोसेस है। देखिए अब अगर हमें इसमें डेटा इंसर्ट करना है तो ऊपर देखो साफ साफ इंसर्ट दिखाई दे रहा है, इंसर्ट पे क्लिक करना है। नेम डाला मैंने हिमांशु, ईमेल आईडी मैंने डाली hk@gmail.com, मोबाइल नंबर मैंने कुछ भी डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ मैंने ऐसे ही कुछ भी डाल दिया, और रोल नंबर मैंने कुछ भी डाल दिया। इसके बाद नीचे सेव बटन होगी या गो बटन होगी, गो पे प्रेस करोगे आप तो ये कह रहा है 1 रो इंसर्टेड। ये सब कमांड से भी करके भी देखेंगे। अगर हम ब्राउज पे क्लिक करें, ब्राउज पे क्लिक करने पर आप देखो ये डेटा स्टोर हो गया। यहाँ पे जो आपने अभी डेटा भरा था वो डेटा देखिए स्टोर हो चुका है। तो ये प्रोसेस होता है आपका बेसिकली, जिससे आप जो है डेटाबेस कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये डेटाबेस में हमारा मेन हो गया हमारा डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर आपकी स्ट्रक्चर टेबल की, और टेबल के अंदर ब्राउज पे जाएंगे तो ये रिकॉर्ड्स है। आप और भी इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इंसर्ट किया अमन, और यहाँ पे aman@gmail.com, मोबाइल नंबर मान लो ये है अमन का,
डेट ऑफ बर्थ मान लो कोई भी है, और रोल नंबर मान लो है ऐसे। यहाँ पे गो बटन है, इस पर प्रेस करेंगे और आप देखेंगे ऊपर लिख के आएगा 1 रो इंसर्टेड। ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक हिमांशु नाम की रो इंसर्ट हो चुकी है और एक अमन नाम की रो इंसर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर जैसे इसे कहते हैं डेटा को क्रिएट, डेटाबेस को क्रिएट कर लिया हमने, टेबल को क्रिएट कर लिया हमने, डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट कर लिया हमने। अब डिलीट और अपडेट के लिए हम लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोसेस करने पड़ते हैं। तो एक्स्ट्रा प्रोसेस के लिए हमें पहले अपने टेबल में एक आईडी बनानी पड़ेगी और उस आईडी को हमें प्राइमरी की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी हम डिलीट और अपडेट का काम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो डिलीट और अपडेट के बटन नहीं आ रहे हैं। अच्छा, ये GUI है, मैंने अभी आपको बताया था, बट GUI हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं। हम लोग एक्चुअली में काम CUI पे ही करेंगे, मतलब कमांड यूज़र इंटरफेस पे ही काम करने वाले हैं आगे, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोसेस है, इतना आप लोग को क्या करना है, पहले आप सभी लोगों को अपने अपने लैपटॉप में जैम्प सर्वर इंस्टॉल करना है। जैम्प सर्वर इंस्टॉल करके आप जो है इसके अंदर अपने जैम्प को ओपन करना है, अपाचे और MySQL को स्टार्ट करना है। देन आपको अपने ब्राउज़र पे जाके लोकल होस्ट phpMyAdmin लिखना है। इसके अंदर जा कर के आप डेटाबेस क्रिएट करिए पहले, फिर टेबल क्रिएट करिए, टेबल के अंदर एज पर नीड आप कॉलम्स क्रिएट करिए, फिर आप इसके बाद डेटा इंसर्ट करिए। ये GUI से हमने किया है, यही पूरा प्रोसेस CUI से कमांड प्रॉम्प्ट पे भी हो सकता है। बस कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो कि हम आपको बताएंगे। अभी शुरुआत है, पहले चीज़ है, तो हमें क्या करना है, पहले शुरुआत में हमको ये समझना है कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस के अंदर टेबल क्या होती हैं। डेटाबेस सिर्फ एक कंटेनर की तरह है, डेटाबेस के अंदर डेटाबेस स्टोर नहीं होता है, वैल्यू स्टोर नहीं होती हैं। वैल्यूज़ जो है टेबल के अंदर स्टोर होती हैं। डेटाबेस कलेक्शन है टेबल्स का। डेटाबेस एक कंटेनर हो गया जिसके अंदर टेबल हो गए, टेबल में रिकॉर्ड्स आते हैं। ये बेसिक प्रोसेस है जिससे हम लोग जो है अपना डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस के अंदर जो है टेबल्स बनाते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। अब जितनी भी वेबसाइट होती हैं, कोई भी वेबसाइट हो, उस वेबसाइट के अंदर या उस ऐप के अंदर जो भी आप डेटा देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसी तरह की टेबल्स के अंदर जाकर के स्टोर किया गया है। कहीं ना कहीं इसी तरह की टेबल्स बनाई गई हैं जिसके अंदर डेटा स्टोर्ड है, वहीं पे डेटा इंसर्ट किया जाता है, वहीं से ज़रूरत पड़ने पर डेटा को रीड किया जाता है और वहीं से ज़रूरत पड़ने पर डेटा को डिलीट और अपडेट किया जाता है। दुनिया की कोई वेबसाइट हो, कोई भी वेबसाइट जिसके अंदर कहीं से डेटा स्टोर किया गया है अगर, तो वहाँ पे ऐसे ही डेटाबेस बनाया जाता है, ऐसे ही टेबल्स बनाए जाते हैं। तो ये बेसिक प्रोसेस है। तो ये GUI वाला प्रोसेस था। हम लोग अभी आगे चल करके, हाँ बेटा बताओ। हम UI पे ही काम करेंगे, बिल्कुल हम लोग यहाँ पे GUI पे ही काम करेंगे। जब डेटाबेस बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, कोई वेबसाइट बना रहे होंगे, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ डेटाबेस और नई टेबल बनानी हो, यहाँ टेबल का नाम नंबर ऑफ कॉलम देके गो करो और नई टेबल बना लो, ठीक है। लेकिन बात यह है कि आप ध्यान से ध्यान दो। मैं इस टेबल के अंदर गया, टेबल के अंदर जब गया तो ब्राउज में देखो ये डेटा रिकॉर्ड्स आ गए सारे, लेकिन ये रिकॉर्ड आने के लिए ध्यान से देखो, ये कमांड चलाई गई है। ये कमांड देखो आप, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पे टेबल है, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल का नाम है। तो इस कमांड से डेटा आया है। अब जब हम लोग अपने वेबसाइट में कोई डेटा दिखाना चाहेंगे तब भी हमें इसी तरह की कमांड फायर करनी पड़ेगी। अब और एक चीज़ देखो, इंसर्ट मैंने किया, इंसर्ट में मैंने लिखा, नाम लिखा मैंने राम, मैंने ईमेल आईडी लिखी ram@gmail.com, मैंने मोबाइल नंबर लिखा कुछ भी, मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखी कुछ भी, लाइक यही लिख दिया, और रोल नंबर मैंने लिख दिया कुछ भी। गो पे क्लिक किया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये एक इंसर्ट कमांड चलाई गई है। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, जिसके अंदर कॉलम्स के नाम है नेम, ईमेल, मोबाइल, DOB, रोल नंबर,
फिर वैल्यूज़ के अंदर राम हो गया आपका नेम, ram@gmail.com चला जाएगा ईमेल में, ये हो गया मोबाइल नंबर, ये हो गया डेट ऑफ बर्थ, ये हो गया रोल नंबर। तो हमारा पर्पस क्या है, हम लोग GUI का यूज तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा मेन काम कमांड से ही होगा। तो ये पूरी तरह ज़रूरी है कि कमांड की आप अच्छी प्रैक्टिस करें, और कमांड की प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग GUI से कमांड अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। GUI में क्या होगा, कहीं ना कहीं हम लोग डिपेंड हो जाएंगे, हम इसके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे कि अरे कमांड कौन लिखे, सीधा इस पे जा कर के और इंसर्ट कर दो। लेकिन हम कमांड भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, और यहाँ नीचे जो है गो किया, तो ये गो करने पर डेटा आ गया। लेकिन ये कमांड मैंने यहीं लिख दी, लेकिन यहाँ नहीं लिखनी है हमें कमांड। हम कमांड जो है कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे, ये आप सबको पता है ना, ये कमांड प्रॉम्प्ट। हम लोग कमांड्स जो है कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे। इसका फॉन्ट वगैरह बड़ा करता हूँ मैं, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ से मुझे प्रेफरेंसेस में जाना पड़ेगा और अपीयरेंस में फॉन्ट, इसका फॉन्ट कहाँ से बड़ा होगा, विंडो टैब पेन टिमिंग प्रोफाइल, ये रहा टेक्स्ट, हाँ ये रहा फॉन्ट। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट बढ़ा के 18 पिक्सल नहीं 20 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो आप ध्यान से, अब आप देखो यहाँ पर आपको कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है अच्छे से। अब ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है, हम आगे की चीज़ें कमांड प्रॉम्प्ट पे करेंगे, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के यहाँ से कमांड लिखेंगे, जैसे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम मान लो स्टूडेंट। अभी तो ये काम नहीं करेगा, अभी तो एरर देगा, लेकिन आप काम यहीं से करेंगे और यहाँ से काम करेंगे, लाइक MySQL-U-root-p, ऐसी कमांड्स होती हैं जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और यहाँ पे हम लोग डेटाबेस के अंदर एंटर कर जाएंगे। देखिए हम डेटाबेस के अंदर एंटर कर गए। अब हम डेटाबेस के अंदर एंटर कर गए तो यहाँ पर हम लिखेंगे शो डेटाबेसेस, जैसे सेमीकॉलन लगाना चाहिए था मुझे, वहाँ पे गो लिख देते हैं। चलो दोबारा से करते हैं, एक्चुअली कमांड मैंने गलत लिख दी। यहाँ पे यही चीज़ है, कमांड अगर आप गलत लिखोगे तो उसके हिसाब से फिर जो है आपको कमांड दोबारा लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा शो डेटाबेसेस, सेमीकॉलन लगाया, एंटर किया, तो आप देखो सारे डेटाबेस की लिस्ट आ गई, सारे डेटाबेस की लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ये सारे डेटाबेस की लिस्ट आ गई, जितने डेटाबेस हमारे पास बने हुए थे। इसमें ये रहा माई कॉलेज नाम का डेटाबेस। तो सारा काम हम कमांड पे करेंगे, वहाँ GUI तो बस समझाने के लिए था। फिर यहाँ मैंने लिखा लाइक यूज डेटाबेस का नाम दिया, डेटाबेस का नाम है माई कॉलेज। यूज माई कॉलेज से हम क्या कर रहे हैं, हम समझाएंगे आपको आगे। हम डेटाबेस के अंदर चले गए, अभी हम माई कॉलेज के अंदर हैं। अब माई कॉलेज में आ गए तो मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट, मुझे इसके अंदर के सारे मतलब टेबल का नाम जो है हमारे पास, उस टेबल का नाम हमको पता है, हमारी टेबल का नाम है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट टेबल का हमें स्ट्रक्चर जानना है, तो यहाँ पे लिखेंगे DESC डिस्क्रिप्शन या डेफिनीशन या डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल। टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। फिर मैंने गलती की, सेमीकॉलन नहीं लगाया। यहाँ पे देखो बैक जाने का कोई इस प्रोसेस नहीं होता है, तो सेमीकॉलन लगा के एंटर करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट्स सेमीकॉलन। तो देखो यहाँ पे हमारी जो टेबल है उसके अंदर क्या कॉलम है सब लिख के आ गया। नेम नाम का कॉलम है, ईमेल नाम का कॉलम है, मोबाइल नाम का कॉलम है, DOB नाम का कॉलम है, रोल नंबर नाम का है, जिसके ये डेटा टाइप्स हैं। तो ये तरीके से हम लोग अपना डेटाबेस यहाँ पे अभी करने वाले हैं। इस तरीके से यहाँ पे मुझे क्लियर करना है, अलग अलग कमांड हैं, ओके एग्जिट करना पड़ेगा, अब क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है लॉजिक ये है कि अगर हमें डेटाबेस के अंदर जाना, जैसे डेटाबेस ओपन करने के लिए हम ब्राउज़र पे जाके लिखते थे लोकल होस्ट PHP my admin, यहाँ पे क्या लिखना है MySQL-u
यू मतलब कि यूज़र नेम हमारा होता है बाय डिफ़ॉल्ट रूट, फिर डैश पी मतलब पासवर्ड, ऐसा करके एंटर करोगे तो ये कहेगा एंटर पासवर्ड। अब हमारा पासवर्ड कुछ होता ही नहीं है तो हम ऐसे ही एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है MariaDB, और यहाँ पे MariaDB MySQL का एक डेटा टाइप है, मतलब टाइप ऑफ डेटाबेस है, और यहाँ पे दिखा रहा है नन मतलब अभी आप किसी डेटाबेस के अंदर नहीं हैं, बाहर हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा सो डेटा बेसिस सेमीकोलन, एंटर किया तो सारे डेटाबेस शो हो गए। यहाँ मैंने लिखा यूज माई कॉलेज, मतलब हम माई कॉलेज नाम के डेटाबेस के अंदर चले गए तो यहाँ देखो लिख के आ रहा था MariaDB नन, और यहाँ लिख के आ रहा है MariaDB माई कॉलेज, और ये लिख के आ रहा है डेटाबेस चेंज्ड। तो ये हम यहाँ से सारे काम करने वाले हैं। इसकी प्रैक्टिस में थोड़ा टाइम लगेगा, इसकी प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि यूँ हो जाएगी तुरंत हो जाएगी, इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा आराम से आपको सीखना पड़ेगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, इसकी प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक प्रोसेस जहाँ से हम लोग काम शुरू करेंगे। तो अभी आप लोग क्या करिए, सभी लोग अपने अपने लैपटॉप में MySQL सर्वर इंस्टॉल कर लीजिए, मतलब जैम्प सर्वर इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ से MySQL अपना स्टार्ट करके PHP My Admin से, मतलब यहाँ जाकर के कम से कम काम करना ट्राई कर लीजिए कि डेटाबेस कैसे बनता है, टेबल कैसे बनती है, टेबल में डेटा कैसे आता है, इंसर्ट कैसे करते हैं, ये पूरा सीख लीजिए। फिर हम लोग इसके आगे जो है कमांड से पूरा का पूरा डेटाबेस हैंडल करना सीखेंगे। हर एक कमांड सीखेंगे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, ड्रॉप, ट्रंकेट, क्रिएट, सारी कमांड्स को यूज़ करेंगे और उसके हिसाब से फिर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आप लोग इसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, और उसके बाद हम लोग जो है आगे की चीज़ें चालू करेंगे, ठीक है। मोबाइल के लिए तो बेटा कोई नहीं ऑप्शन होता है। मोबाइल अगर आप करना चाहते हो तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, मतलब मुझे याद नहीं है, मैं हो सकता है तुमको मैं ऐप वगैरह कुछ होता होगा अगर तो लिंक भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है। लेकिन मेनली हाँ वैसे मेनली आपको लैपटॉप पे कमांड्स ज़्यादा अच्छे से आप कर सकते हो, लेकिन अगर मोबाइल पे रन कराना चाहते हो तो देखता हूँ कोई बेहतर एप्लीकेशन जो होगा वो मैं आपको भेजूँगा, ठीक है। ओके ओके।